हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के सेट नंबर 5 को, और आज हमारा सेट नंबर 5 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में उम्मीद करेंगे केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर लेकर आए, क्योंकि हमारा टारगेट है 2024, 2023 और 2022 के अनसॉल्व पेपर को कराने के लिए। और आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लाइव क्लास लेकर आएंगे, जिसमें कराएंगे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, और लाइव क्लास के साथ कराएंगे। और अनसॉल्व पेपर भी लगातार हमारा चलता रहेगा, और उसके साथ साथ हमारी बेटा लाइव क्लास भी चलेंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग बेटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो उतनी ही बेटा हम ज़्यादा वीडियो और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आएंगे। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा 8वां है। और 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में विवेक कीजिए। एकल झिर्री से प्रकाश विवर्तन की घटना का गुणात्मक रूप समझाइए, और सवाल दे रखा है। देखो, सबसे पहले बेटा हम समझेंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण क्या है? दो कला संबंध प्रकाश स्रोत तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। यानी जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण पर जो परिणामी होगी, परिणामी अधिकतम तथा न्यूनतम जो तीव्रता होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं? व्यतिकरण कहेंगे। जबकि तरंगाग्र क्या है? एक ही तरंगाग्र के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से विवर्तन होता है। विवर्तन मतलब जो प्रकाश है, प्रकाश को किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। किसी अवरोध के कारण प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाएगा? विवर्तन कहलाएगा। देखो, उसके बाद दूसरा है व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। यानी जो दीप्त फ्रिंजें बनेंगी, इनकी तीव्रता कैसी होगी? समान। लेकिन क्या होगा? विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज से दोनों ओर कैसी होती जाएगी? घटती जाएगी। जहां केंद्रीय फ्रिंज होगी वहां पर दीप्त फ्रिंज की तीव्रता कैसी होगी? अधिकतम होगी। उसके बाद व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई साधारणतः समान हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन विवर्तन के अंदर क्या होता है? जो फ्रिंजें होती है वो फ्रिंजों की चौड़ाई है कभी भी समान नहीं हो सकती। उसके बाद बेटा हमें विवर्तन का गुणात्मक प्रतिरूप पूछा है, और ये हम 2 बार करा चुके क्वेश्चन को। एक सेट नंबर 2 के अंदर 7 का अथवा क्वेश्चन है, दूसरा सेट नंबर 4 के अंदर 8वां क्वेश्चन है। तो आप लोग बेटा वहां से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद बेटा यहां पर सवाल दे रखा है, और सवाल क्या दे रखा है? सवाल कर रहे हैं। देखो, सवाल बोल रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम ये तरंग दैर्घ्य दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉम पर। बेटा तरंग दैर्घ्य हमारी एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में चेंज करो। 1 2 3 10 की पावर 3, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो 10 की पावर -10 से क्या कर देंगे? गुणा। तो यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर -10 में से +3 गए तो -7, और ये एंगस्ट्रॉम बेटा हमारा किस में बदल जाएगा? मीटर में, क्योंकि एंगस्ट्रॉम बेटा मीटर में ले आएंगे। और इनके बीच की जो चौड़ाई दे रखी है E बराबर वो दे रखी है बेटा 3 गुणा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में ले आओ तो 3 गुणा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर को मीटर में लाएंगे तो -2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये मीटर बदल जाएगा, अर्थात 3 गुणा 10 की पावर -4 और 2 -6 मीटर। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है केंद्रीय उच्चिष्ट की कौड़ी चौड़ाई, यानी 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर होता है बेटा 2 लैम्डा अपॉन ई। 2 थीटा बराबर क्या होगा? 2 लैम्डा अपॉन ई। अब देखो यहां से वैल्यू लगाएंगे, यहां से क्या लगाएंगे? वैल्यू। तो देखो 2 इंटू में लैम्डा का वैल्यू कितना है? 6 इंटू 10 की पावर -7 वट्टे ई का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -6। क्लियर? अब देखो 3 दूनी 6, अर्थात 2 दूनी 4 इंटू जे -6 ऊपर जाके +6 हो जाएंगे, तो +6 हो जाएंगे तो -7 इंटू +6। तो -7 में से +6 गया बेटा, तो कितना बचेगा? 10 की पावर -1। कितना बचेगा? -1। अब यहां पर क्या करेंगे? एकम दशमलव इधर खिसका लो, तो 0.4। जब दशमलव बेटा उल्टे हाथ की ओर खिसकाएंगे
घात प्लस की बढ़ जाएगी और ये किसकी घात है, माइनस की, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बेटा क्या निकलेगा 0.4 रेडियन, ये बेटा निकलेगा 2 थीटा बराबर। नोट करेंगे बेटा इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 8 का अथवा क्या है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए और बेटा सवाल दे रखा है। देखो परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख पूछा है, परावर्ती दूरदर्शी का क्या पूछा है, किरण आरेख और क्या दे रखा है सवाल। देखो सबसे पहले परावर्ती दूरदर्शी में बेटा एक दर्पण लिया जाता है और वह दर्पण होता है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, ये हमारा अवतल दर्पण। और ये बेटा इसका क्या होगा, मुख्य अक्ष, यह ध्रुव। अब इस मुख्य अक्ष पर बेटा मान लिया बेटा कहीं पर भी बेटा वस्तु रखी हुई है, इस मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रखी हुई है वस्तु ए बी। अब इससे बेटा क्या करेंगे, दो किरणें, इससे बेटा दो किरणें इस दर्पण पर समांतर डालेंगे, दो समांतर किरणों को बेटा इस दर्पण पर डालेंगे। तो पहली किरण बेटा ये रही और दूसरी किरण ये रही। जो बेटा किरणें कहां से चल रही हैं, ये किरणें चल रही हैं जहां रखी हुई है वस्तु, वहां से आ रही हैं। ये जहां वस्तु रखी हुई है उस वस्तु से बेटा ये दो किरणें आ रही हैं। अब किरणें आएंगी दर्पण से टकराएंगी और दर्पण से टकरा रही तो होता है बेटा परावर्तन। क्या होगा इनका, परावर्तन। तो इस तरीके से ये बेटा इनका क्या होगा, परावर्तन। और आगे जाके बेटा क्या करेंगे, एक 45 अंश के कोण पर एक समतल दर्पण होता है। 45 अंश के कोण पर कौन सा लगा होता है दर्पण, एक समतल दर्पण रखा होता है। परावर्तन के पश्चात ये किरणें बेटा कहां टकराएंगी, समतल दर्पण से जाकर टकरा जाती हैं और फिर से बेटा इनका क्या होगा, परावर्तन होगा। फिर से इनका क्या होगा, परावर्तन। इस तरीके से इनका क्या होता है, परावर्तन। और ये बेटा यहां पर जाके काट देती हैं। लेकिन ये किरणें बेटा जो इस वस्तु की बेटा ये जो किरणें हैं, वस्तु की जो ये किरणें हैं, परावर्तन के पश्चात जहां पर काटेंगी वहां पर तो ये प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस में जाएंगी। ये प्रतिबिंब बेटा कहां जाएंगी, आगे नेत्रिका लेंस रखा होगा, इस नेत्रिका लेंस में जाती हैं, नेत्रिका लेंस के अंदर जाती हैं और ये नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करना शुरू कर देती हैं, वस्तु का। किसका काम करना शुरू कर देंगी, वस्तु का। और इस पे बेटा हम डाल लें एक अभिलंब, ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ठीक है। अब इन्होंने जहां पर ये परावर्तन के पश्चात ये जहां किरणें काट रही हैं वहां पर प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, इस वस्तु का ये क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अब चूंकि ये किरणें बेटा आगे की ओर जाएंगी इस तरीके से, तो ये बेटा किरणें कभी भी इधर नहीं मिलेंगी, कभी भी इधर नहीं मिलेंगी। फिर क्या करेंगे, इन किरणों को हम बेटा क्या करेंगे, पीछे की ओर खिसका कर ले जाएंगे। इन किरणों को हम कहां ले जाएंगे, पीछे की ओर लेकर जाएंगे। ये किरणें बेटा हम कहां ले जा रहे हैं, पीछे की ओर। और जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काट देंगी, जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काट देंगी वहीं पर क्या बन जाएगा, इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। और इस प्रतिबिंब का भी ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर। ये बेटा हमारा क्या है, चित्र है। क्लियर। परावर्ती दूरदर्शी का कैसे बनाया, एक दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण, जिसपे बेटा मुख्य अक्ष पे वस्तु रखी होगी, उस वस्तु से बेटा किरणें आएंगी और किरणें बेटा परावर्तन के पश्चात एक समतल दर्पण से टकराएंगी जो 45 अंश के कोण पे रखा हुआ, और ये टकराकर जहां पर काटेंगी वहां पर इस वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। लेकिन इन किरणों को हम जब बेटा आगे नेत्रिका लेंस में ले जाएंगे तो यही प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। और ये बेटा किरणें क्या होंगी, यही प्रतिबिंब का भी, इस प्रतिबिंब का भी प्रतिबिंब बनता है ए डबल डैश बी डबल डैश पर। क्लियर। उसके बाद बेटा सवाल दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है। सवाल बोला है एक खगोलीय दूरदर्शी की आवरण क्षमता m बराबर दे रखा है 5 और इसके अवदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, अवदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी दे रखा है बेटा कितना, ये दे रखा है 36 सेंटीमीटर। FO प्लस FE दोनों के बीच की दूरी कितनी है,
36 सेंटीमीटर है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बढ़ रहा है, तब लेंसों की फोकस दूरियां पूछी हैं, FE और FO पूछा है। देखो आवर्धन होता है बेटा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत में बढ़ रहा हो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तब आवर्धन होता है बेटा M बराबर FO अपॉन FE, M बराबर FO अपॉन FE। पर M कितना दे रखा है 5, तो 5 बराबर FO प्लस FE भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, तो FO बराबर हो जाएगा 5FE। FO बराबर क्या हो जाएगा 5FE। इस FO का वैल्यू इसके अंदर लगा देंगे, FO का वैल्यू, FO का मान समीकरण 1 में रखने पर, FO का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर लगाएंगे। क्या है समीकरण 1, समीकरण 1 है FO प्लस FE बराबर बेटा कितना है 36, FO का वैल्यू लगाएंगे 5FE प्लस FE बराबर बेटा 36। अब देखो 5FE और 1FE 6FE बराबर बेटा कितना हो जाएगा 36, 6 से काट लेंगे, कितने बार कट जाएगा 6 बार, तो 6 सेंटीमीटर किसका वैल्यू निकला, ये FE का, किसका निकला FE का। लेकिन बेटा हमें पता है कि FO बराबर होता है 5FE, इसे समीकरण नंबर 2 डाल दो, समीकरण 2 से क्या है FO बराबर 5FE, तो यहां पर 5 इंटू में FE का वैल्यू कितना है 6 और 6 पंजे 30 सेंटीमीटर, ये किसका वैल्यू निकलेगा FE का, FO का। तो FO का वैल्यू 30 और FE का वैल्यू कितना है बेटा 6। क्लियर, नोट करें क्वेश्चन नंबर 8 को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है C तथा 2C धारिता वाले दो समांतर प्लेट संधारित्र चित्रानुसार V विभवांतर वाली बैटरी से जोड़े गए हैं। यदि बैटरी को हटा दें तथा C धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से के परावैद्युतांक का पदार्थ भर दें, तब ज्ञात कीजिए संयोजन की कुल धारिता, नंबर 2 संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर, और नंबर 3 संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। देखो सबसे पहले बेटा विभवांतर B से आवेश जाएगा Q। अब यह बेटा दो शाखाओं बटेगा, एक में चला जाएगा Q1 और दूसरी में चला जाएगा Q2। जब बेटा संधारित्र में आवेश भिन्न भिन्न हो, आवेश भिन्न भिन्न शाखाओं में जा रहा है, तो बेटा यह क्रम होता है हमारा समांतर क्रम। और संधारित्र में अगर आवेश समान है तो यह कौन सा होता है हमारा श्रेणी क्रम। तो यहां पर C तथा 2C, C व 2C समांतर क्रम में है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो फॉर्मूला हो जाएगा C डैश बराबर C1 प्लस C2, C1 का वैल्यू C प्लस C2 का वैल्यू 2C। तो बेटा C और 2C और C बेटा टोटल कितना हो जाएगा 3C। ये निकाल लिया बेटा हमने क्या, इसकी धारिता, कुल धारिता। अब कुल धारिता बेटा ये रही, लेकिन बेटा क्या हुआ, अब हम इस पे ये पता कर लें आवेश कितना है। जब हमने इसे B बैटरी से जोड़ा है और धारिता इतनी है, तो आवेश Q बराबर होता है C इंटू में B। तो यहां पर C डैश है, धारिता हमारी कौन सी है C डैश, और इंटू में विभव B। तो C डैश का वैल्यू 3C और इंटू में विभव कौन है V हो जाएगा। तो कुल आवेश बेटा ये हमारा रहा, ठीक है। इसके बाद अब क्या बोल रहा है कि धारिता बेटा C को हटा दें और यहां पर क्या करें, इसके स्थान पे पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ ले आए। तो परावैद्युत पदार्थ भर देने पर, अब C के स्थान पर बेटा परावैद्युत पदार्थ को भर दिया पूर्ण रूप से, तो परावैद्युत पदार्थ बेटा कौन हो जाएगा, Kc हो जाएगा। और वह ये बेटा कौन है 2C। अब यहां C की जगह बेटा Kc को ले आए तो भी कोई फर्क नहीं, परावैद्युत पदार्थ ले आए तब भी तो ये दोनों के दोनों बेटा कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो Kc व 2C सॉरी समांतर क्रम में है। कैसे क्रम में है बेटा, ये समांतर क्रम में है। किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में, क्योंकि आवेश दोनों के कैसे भिन्न भिन्न है। तो यहां पर तब
तब तुल्यधारता सी डबल डैश बराबर C1 प्लस C2, सी डबल डैश वो C1 का वैल्यू KC प्लस C2 का वैल्यू 2C। C बेटा दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो K प्लस 2 और C बेटा कॉमन आ रहा है, निकाल लिया। ये निकाल ली हमने बेटा तुल्यधारता। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा, इसमें निकालना है संयोजन के बीच अंतिम विभवांतर। अंतिम विभवांतर बेटा V डैश बराबर यहां से निकाल लेंगे, Q बराबर होता है C में भी, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। तो Q अपॉन और बेटा C, धारता कितनी है? C डबल डैश। Q का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 3C में भी वट्टे C डबल डैश का वैल्यू K प्लस 2 और इंटू में कौन है C से C कैंसिल, तो V डैश बराबर हो जाएगा 3V बट्टे K प्लस 2, 3V बट्टे K प्लस 2। ये बेटा हमने क्या निकाल लिया? विभवांतर। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा गया है बेटा यहां पर, वह पूछा गया है संयोजन की कुल संचित ऊर्जा। तीसरे स्टेप में कुल संचित ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, लेकिन यहां बेटा C डबल डैश और यहां पर बेटा C डैश, क्योंकि तुल्यधारता ये रही और विभवांतर ये रहा। लगाएंगे वैल्यू 1/2, C का वैल्यू हो जाएगा K प्लस 2 इंटू में C, और V डैश का वैल्यू बेटा लगाएंगे 3V बट्टे K प्लस 2, पर इसके ऊपर स्क्वायर है तो 2 बार लिखो, स्क्वायर है तो क्या बार लिखो इसको? 2 बार। तो K प्लस 2 से K प्लस 2 कैंसिल, तो 1/2, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, C और B का गुणा B में करेंगे B स्क्वायर और बट्टे में K प्लस 2, बट्टे में कौन बचेगा? K प्लस 2, और ये बेटा क्या निकलेगी? कुल ऊर्जा। ठीक है, नोट करें क्वेश्चन नंबर 9 को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 9, और यह बेटा हमारे सेट नंबर 5 का अंतिम प्रश्न है। और क्या है? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ज्ञात कीजिए और उसका मात्रक बताइए, और गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। देखो, सबसे पहले समझेंगे किसको? वैद्युत फ्लक्स को। क्या है वैद्युत फ्लक्स? वैद्युत क्षेत्र में, मान लिया वैद्युत क्षेत्र में ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, कल्पना किया हुआ पृष्ठ है, और इस काल्पनिक पृष्ठ से कौन निकल रही है? वैद्युत क्षेत्र है तो निकलेंगी इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं। इन वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी, इनकी माप, इनकी गणना को हम क्या कहते हैं? इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लिखेंगे परिभाषा लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई बराबर होगा बेटा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। दो वेक्टर का जो डॉट गुणन होता है बेटा वो होता है ई ए कॉस थीटा। वेक्टर हटाएंगे डॉट को बेटा, डॉट के लिए बेटा कॉस, क्रॉस के लिए बेटा क्या ले आएंगे? साइन।
उसके बाद हमसे पूछा इसका मात्रक, क्या पूछा है? मात्रक। तो मात्रक लगाएंगे ई का मात्रक इंटू ए का मात्रक, और ई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, इंटू में क्षेत्रफल है, ए हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मात्रक बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्लियर? और इसके बाद बेटा जो आगे वाला क्वेश्चन है वो बेटा हमने पढ़ाया हुआ है सेट नंबर 2 के अंदर, सेट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर बेटा 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्लियर? तो बेटा सेट नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6वां ये बेटा देख लेना, और इसी के साथ आपका सेट बेटा कंप्लीट होता हुआ उम्मीद करेंगे कि आप लोग बेटा लगातार ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे। चलते हैं बेटा, बस अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं।